गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये सैम्पल पेपर 2 है, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका ये पार्ट्स फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1980 specifically provides for the settlement of dispute through alternative dispute resolution। ये एडीआर का पार्ट है। इसका सही ऑप्शन है सी, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। इसके द्वारा एडीआर सिस्टम को हैंडल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड arbitration agreement under the Arbitration and Conciliation Act 1996। इसका राइट ऑप्शन है डी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। जो आर्बिट्रल अवार्ड है, इसका राइट ऑप्शन है बी, आर्बिट्रल अवार्ड जैसे कोर्ट की डिग्री वो इनफोर्सेबल है, ऐसे ही आर्बिट्रल अवार्ड इनफोर्सेबल है अगर कोई स्टे वटे नहीं दिया हो कोर्ट से। अगला क्वेश्चन 4 है, अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट डज द आर्बिट्रेटर हैव टू प्रोवाइड रीजन फॉर द आर्बिट्रल अवार्ड। जो अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 है, वो कहता है कि आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड देगा उस अवार्ड के अगेंस्ट रीजन देगा कि ये अवार्ड किस ग्राउंड्स पे दिया। अगला क्वेश्चन है 5, A party a dispute consented to arbitration by an arbitral tribunal in accordance with the terms of the arbitration agreement। ये जो है उसने अपनी सहमति दे दी और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होगी, और बाद में कह रहा है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैन नॉट नाउ टेक द प्ली दैट देयर वाज नॉट एन आर्बिट्रेशन क्लाज। फिर कह रहा है जी हमारे एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लाज नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकता, प्रिंसिपल और एस्टोपल लग जाएगा, और इसकी राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन 6, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इन ए मैटर कमेंस बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स। ये है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में शुरू होगी थी, और फॉरेन अवार्ड जो कि अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है 1961 उसके बाद आया है। तो ये कह रहे हैं कि a party to the arbitration wishes to know whether the award can be enforced under the provision of the foreign award। ये कह रहे हैं क्या फॉरेन अवार्ड के प्रोविजन के तहत अवार्ड इन्फोर्स हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट वुड अप्लाई इन दिस केस। इसका राइट ऑप्शन ई है, सिंस देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अगर उनके एग्रीमेंट में ये कोई प्रोविजन होता कि कोई इन फ्यूचर एक्ट लागू होता है, उसके प्रोविजन एक्सक्लूड होंगे, तब तो लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 7, ए पार्टी टू ए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग सीक्स टू इन्फोर्स द सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये जो है एक पार्टी है, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट को इन्फोर्स करना चाहती है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या कहता है इस मैटर में? इसका ऑप्शन ए है, ए कैन नॉट हैव द सेटलमेंट एग्रीमेंट इन्फोर्स सिंस इट हैज नॉट बीन साइंड बाय द बोथ पार्टीज। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि बी ने साइन नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following question about jurisdiction under the CPC is least accurate। वो कह रहे हैं इनमें से ये सारे एक्यूरेट हैं, ए से लेके ई तक के सारे ऑप्शन एक्यूरेट हैं, लेकिन इन सब में सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है, यानी सबसे कम सही कौन सा है? इसका ऑप्शन है सी, लीगल एक्शन द प्लेंटिफ मस्ट बी एबल टू लोकेट एंड प्रोड्यूस द डिफेंडेंट। ये प्लेंटिफ का काम नहीं है उसको लोकेट और डिफेंडेंट करो। अगला क्वेश्चन है 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ए प्लेंटिफ प्रिक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग ए सूट। कह रहे हैं किस प्रोविजन के तहत, इन कौन से केस में उसको प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया जाता है, यानी उसको रोका जा सकता है सूट फाइल करने से। तो इसमें इसके राइट ऑप्शन है डी। अगर कोई शूट डाल देता है और उसको पता लगता है भी इसमें कोई ओमिशन रहेगी, कुछ छूट गया, या वो किसी पार्टी को प्लेंटिफ जो है ना छोड़ना चाहता है,
लेकिन उसने क्या किया, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन नहीं ली तो वो सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीस्ट एक्यूरेट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। ये कह रहा है सारे ऑप्शन है ये लगभग सही हैं और इनमें से लीस्ट कौन सी है लीस्ट एक्यूरेट, तो इसका ऑप्शन है डी, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली in issue in the subsequent suit must have been decided in favor of the plaintiff by the court in the former suit, यानी जो कोई सूट पहले डला है वो उसी कोर्ट द्वारा डिसाइडेड हो तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा फर्दर शूट के लिए उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में और सेम फैक्ट्स पर सेम इशू। अगला क्वेश्चन है 11, ए प्लेंट मे बी रिजेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस केस में प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट द पॉइंट टू बी बार्ड, बार्ड बाई लॉ होगा तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट। A has a civil dispute with B and wishes to institute proceeding against B. A and B live in the same state. दोनों जो है ना एक ही स्टेट में रह रहे हैं, ये फैक्ट्स जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, एक ही स्टेट में रह रहे हैं एंड द डिस्प्यूट रिलेट्स टू सम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द, और वो प्रॉपर्टी भी उसी स्टेट में है। ए डिसाइडेड टू अप्रोच द हाई कोर्ट इन द अनोदर स्टेट, अनोदर स्टेट में जो है ए शूट फाइल करना चाह रहा है, क्या उसकी प्रोसीडिंग उसमें हो सकती है, क्या वो केस डाल सकता है, नो, वो अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में डालेगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ई, ए कैन ओनली अप्रोच द कंपिटेंट सिविल कोर्ट, द सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड उसमें रूल सेट आउट है रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट इन अदर स्टेट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर दिस मैटर, इसलिए वो अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में डाले। गाइस हम बड़ी मेहनत करके हमने ये इतने क्वेश्चन तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमने पूरी ड्यू केयर रखी है कि आंसर बिल्कुल ठीक हो। आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर लेना, अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो हमारे को बताना है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगला क्वेश्चन है 13, ए डिपॉजिटेड टाइटल डीड टू सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी विद बी, ए ने कोई टाइटल डीड है वो उसके पास बी के पास जमा करा रखी है। ए देन टुक ए डेब्ट फ्रॉम सी, और सी से वो लोन ले लेता है और वो सारा लोन और इसी टाइटल डीड डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी के तौर पर रखता है और सारा डेब्ट सारा लोन जो है ए सी को वापस भी दे देता है, लेकिन सी बाद में इल्ज़ाम लगाता है कि ए ने उसका लोन डेब्ट जो है वापस नहीं किया है। Whereas A alleged that the debt had been paid. A कह रहा है मैंने पूरा पे कर दिया। A and C both claim the title document from B. अब A और C दोनों ही टाइटल डॉक्यूमेंट क्लेम कर रहे हैं B से। अब B जो है वो सही राइटफुल क्लेमेंट को देना सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन के पास हो और वो किसी राइटफुल पर्सन को देना चाहे और उसको कोई चार्जेस खर्च किए वो लेना चाहे तो इंटरप्लीडर शूट हो डाल सकता है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ई, बी कैन इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर शूट सिंस शी वाज द इंटरेस्टेड विद द टाइटल डीड विद बोथ ए एंड सी क्लेम एंड विच बी इज विलिंग टू रिटर्न टू द राइटफुल, इसलिए इंटरप्लीडर शूट डाल। अगला क्वेश्चन है 14, ए शूज बी एंड सी, ए ने बी और सी के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। ए ओज बी रुपीज 5 लाख 10 लाख की रिकवरी का, और ए ने जो है बी से 5 लाख रुपए ले रखे हैं इन रिलेशन टू अनदर ट्रांजेक्शन, कोई दूसरी ट्रांजेक्शन थी उसमें 5 लाख ले रखे हैं बी से। कैन दिस अमाउंट बी सेट ऑफ बिटवीन ए एंड बी, अगर कोई और डेप्ट है तो ड्यूरिंग द शूट जो है ना वो अमाउंट सेट ऑफ कर सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन है ए, बी कैन सेट ऑफ द अमाउंट इन दिस एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following parts is not provided to citizen by आर्टिकल 19(1), जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का सब सेक्शन 1 है, सब आर्टिकल 1 है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन नहीं है, बाकी प्रोविजन है सारे। अगला क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एंड लाइफ, लिबर्टी और लाइफ का जो है ना ये इसमें आर्टिकल 21 में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला क्वेश्चन है 17, इन व्हाट केसेस में
द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction under Article 32 of the Constitution be invoked. सुप्रीम कोर्ट का जो ना जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, पेक्युनरी जुरिडिक्शन भी है और अपीलेंट जुरिडिक्शन भी है। तो इसमें ये कह रहा है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में वो किस मैटर में जा सकता है। तो ये कह रहे हैं जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए, जो कि पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है, इसके लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द सुप्रीम कोर्ट बी अप्रोच अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट की तो होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है ना, ये अगर आर्टिकल इसका 18 का राइट ऑप्शन है। इसमें 2 में ए और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है। समवन टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर, तो इसमें ये मेरे हिसाब से डी ज़्यादा लगता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है डी। 19, ए गवर्नमेंट रन कॉलेज चेंजेस इट्स रूल टू प्रोवाइड दैट स्टूडेंट्स हु वर रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट्स एंड हु अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द कॉलेज। इसमें मैटर ये है कि कॉलेज में एडमिशन हुआ और जो आउट ऑफ स्टेट के थे लड़के, उनसे स्टूडेंट कैप्शन फीस ली जा रही, और जो रेजिडेंट इन द स्टेट है उनसे कैपिटेशन फीस नहीं ली जा रही थी। तो ए कोई स्टूडेंट है जो रिजाइडिंग इन अनदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट में रह रहा है, चैलेंजेस दिस रूल, उसने इस रूल को चैलेंज कर दिया, क्लेमिंग दैट हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 होता है, ये राइट ऑफ इक्वलिटी है आर्टिकल 15 में, वो जो है इनफ्रीज हो गया है। विल सी सक्सीड, अगर वो केस डाले तो क्या उसे सफलता मिलेगी, मतलब वो एक्सेप्ट होगा। A will succeed since the college has unfairly discriminated against the student residing in other state। क्या है अपना आर्टिकल 15 है, वो ये कहता है कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए है, ना सॉरी राइट ऑप्शन ई है, राइट ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन बी, ए अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन alleging that फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ए हैड बीन वायलेटेड। ये जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहा है, अभी मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो वायलेटेड हो गया। द गवर्नमेंट कंटेंट दैट ए शुड फर्स्ट अप्रोच, गवर्नमेंट कह रही है आप पहले हाई कोर्ट में जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में सीधे क्यों आ गए। क्या ए कैन बी डिसमिस, इसका पिटीशन जो है ए की क्या डिसमिस होएगी, ये पूछना चाह रहा है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने से। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, एज पिटीशन कैन नॉट बी डिसमिस, डिसमिस नहीं होएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आप पहले हाई कोर्ट में केस डालो। अगला क्वेश्चन है 21, द सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग ए मैटर इन्वॉल्विंग प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ब्रॉट अगेंस्ट सम पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला सुप्रीम कोर्ट में, असल्टिंग एंड मैलिशियसली प्रोसिक्यूटिंग ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज है उस पे उनके ऑफिशियल हैं उन पे हमला किया और मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड, और जज को जो है ना प्रोसिक्यूट किया, जज के खिलाफ जो है ना दुर्भावना से मुकदमा डाल दिया। द सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली कन्विक्टेड द पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या जिस पुलिस ऑफिसर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है उसको प्रोसीड करेगी और प्रोसीडिंग जज के अगेंस्ट जो है ना केस कर देगी। द पुलिस ऑफिसर चैलेंज द क्वेश्चन ऑफ द प्रोसीडिंग, पुलिस ऑफिसर जो है ना प्रोसीडिंग जो क्वेश की है उसको चैलेंज करता है, क्लेमिंग दैट द क्वेश्चन ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जज वाज बियॉन्ड द पावर ऑफ, ये करेक्ट, उसको प्रोसीडिंग को क्वेश करना जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की पावर से बाहर है, आपने इसमें ये बताना है। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, इसकी राइट ऑप्शन बी है, दी सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली पास ऑर्डर और डिग्री टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी उसने कंप्लीट जस्टिस करना है, ये नहीं देखना कि जज के खिलाफ मैटर है
और मैं इसका कोई फेवर ले लूँ। इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर मैटर्स सच एज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एज इन दिस केस द ऑफिसर विल सक्सीड। इसलिए ऑफिसर की जो है ना वो उसमें सक्सीड हो जाएगा केस में। अगला क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एक्यूरेट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया। ये कह रहे ये ऑप्शन है सारे लगभग ठीक है, लेकिन इनमें से लीस्ट एक्यूरेट जो सबसे कम ठीक कौन सी है। एन इन्विटेशन टू ट्रीट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड ऑफिसर। इलाज करने के लिए निमंत्रण देना जो है ना एक वैलिड ऑफर नहीं है। इसकी राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन से आर नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन कम्पिटेंट नहीं है। वैसे देखो माइनर कम्पिटेंट नहीं होता, लेकिन ये किसी गार्डियन के या नियर फ्रेंड के थ्रू डाल सकता है। इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ आदमी भी अंगूठा वगैरह लगा के डाल सकता है। सीनियर सिटीजन भी जो है ना कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अल्कोहलिक पर्सन थोड़ी कम ले रखी हो या जो उसने नहीं पी रखी हो वो भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं ये बार्ड बाय लॉ, क्रिमिनल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ई। अगला क्वेश्चन है 24, एन एग्रीमेंट इंटरेस्टेंट ऑफ मैरिजेज। किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट कैसा कहलाएगा। गलत नहीं है, उसके राइट्स को जो ना वायलेट कर रहा है। इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है सी, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगला क्वेश्चन है 25, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो जो ना क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसका राइट ऑप्शन है। गाइस, like the video, share the video among the friends and subscribe the channel। ये हमारा पहला पार्ट था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। 2, 3 और 4 पार्ट, 3 पार्ट हो रहा है। इसके अलावा टोटल 4 पार्ट्स हैं। सभी वीडियोस को आप देख लेना। गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।